तो पल्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को क्रैक करना है? बिल्कुल सही जगह आए हैं। 2026 के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितने भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं ना, उन सबको हम यहाँ आसान बना देंगे। चलें शुरू करते हैं। ये जो फिगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, $1 बिलियन से भी ज़्यादा, ये सिर्फ 2 दालों का सालाना इम्पोर्ट बिल है पाकिस्तान का। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉपिक इकोनॉमिकली कितना क्रिटिकल है, और यही वजह है कि हम इस पर इतना फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो इस पूरी डिस्कशन का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम दालों का एक प्रोफाइल देखेंगे, फिर 2026 की जो लेटेस्ट कल्टीवेट्स हैं उन पर बात होगी, उसके बाद प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, फिर फसल को बचाने के तरीके, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्लैश पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में हम पाकिस्तान की पल्स बास्केट की मेन प्लेयर्स यानी 4 सबसे अहम दालों से मिलेंगे। ये टेबल समझ लें एक क्विक रेफरेंस गाइड है। चारों बड़ी दालों की बुनियादी मालूमात, जैसे उनका साइंटिफिक नाम, जीनोम और उनकी इकोनॉमिक अहमियत, सब एक जगह। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं चिकपी की, यानी चना। इसे द थाल डोमिनेट अभी कहते हैं, और इसकी वजह साफ है। पाकिस्तान में दालों के टोटल एरिया का 80% सिर्फ चने के नीचे है, खास तौर पर थाल रीजन में। ये पॉइंट एग्जाम के लिए लाजमी याद रखें। अब आते हैं मंग बीन पर, जो कैच क्रॉप चैंपियन है। क्यों? क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा है और ये 2 फसलों के दरमियान आसानी से फिट हो जाती है, और यही वो की फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान मंग की प्रोडक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह अब सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। ओके, तो बेसिक्स क्लियर हो गए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम 2026 के लिए जो लेटेस्ट अप्रूव्ड जेनेटिक अपग्रेड्स हैं, यानी नई वैरायटीज, उन पर बात करेंगे। ये नाम सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, सो पे क्लोज अटेंशन। ये रही 2025-26 के लिए रेकमेंडेड वैरायटीज की लिस्ट। फोकस किस चीज़ पर है? ऐसी वैरायटीज जो ब्लाइट को रेजिस्ट कर सकें और गर्मी बर्दाश्त कर सकें। चिकपी में देखें NIAB CH26, 30, 32, मूंग में नाइफा मूंग 24, ये सारे नाम आपको आने चाहिए। अच्छा, क्या उगाना है तो हमने देख लिया। अब सवाल है कैसे उगाना है। सेक्शन 3 में हम इसी हाउ टू पर फोकस करेंगे, यानी फील्ड प्लेबुक और इसके पीछे जो साइंटिफिक मैकेनिज्म्स हैं उनको समझेंगे। तो एक कामयाब फसल के लिए ये कोर प्रोडक्शन स्टेप्स हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सोइंग टाइम बिल्कुल अहम है, मिस नहीं करना। फिर आती है सॉइल सिलेक्शन, उसके बाद सीड ट्रीटमेंट तो नॉन निगोशिएबल है। न्यूट्रिशन, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर यानी राइजोबियम का इनोक्यूलेशन। अब आते हैं मैकेनिज्म्स पर। सबसे पहला और क्रिटिकल मैकेनिज्म, फंगल बैरियर। होता क्या है, जब हम बीज को थायोफानेट मिथाइल लगाते हैं सिर्फ 2 ग्राम पर केजी, तो बीज के गिर्द एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है जो फंगल पैथोजेंस को सीडलिंग तक पहुंचने ही नहीं देती। सिंपल बट हाईली इफेक्टिव। और ये तो दालों का सुपर पावर है। इसे कहते हैं सिम्बायोटिक फिक्सेशन। असल में होता ये है कि जब हम बीज को राइजोबियम कल्चर से इनोक्यूलेट करते हैं, तो पौधे की जड़ों में छोटी छोटी फैक्ट्रीज बन जाती हैं, जिनको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ये फैक्ट्रीज हवा से फ्री की नाइट्रोजन यानी N2 पकड़ती हैं और उसको पौधे के लिए खुराक यानी अमोनिया NH3 में बदल देती हैं। अमेजिंग, राइट? अब एक और अहम मैकेनिज्म देखते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ सल्फर का रोल आता है। दाल में जो प्रोटीन होता है वो बनता है अमाइनो एसिड्स से, और कुछ खास अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए सल्फर का होना लाजमी है। तो सिंपल सी बात है, नो सल्फर नो क्वालिटी प्रोटीन। सिर्फ 10 kg पर एकड़ डालना होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ओके, फसल उगा ली, अब उसको बचाना भी है। सेक्शन 4 है क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में। इसको आसान याद रखने के लिए हमने एक प्रॉब्लम, साइंटिफिक नेम एंड सोल्यूशन मैट्रिक्स बनाया है। चलिए देखते हैं। इस टेबल में सबसे काम की चीज़ है ये आखिरी कॉलम, 1 वर्ड MOA यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये एग्जाम में आंसर लिखने के लिए परफेक्ट कीवर्ड्स हैं, जैसे ग्राम पॉड बोरर क्या करता है, हॉलोइंग। फ्यूजेरियम विल्ट क्या करती है, वैस्कुलर क्लॉग। इस तरह याद करना बहुत आसान हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, क्रिटिकल एग्जाम फ्लैश पॉइंट्स। ये एक किस्म का रैपिड फायर राउंड है। यहाँ हम वो फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो अक्सर ट्रिकी क्वेश्चंस बनकर एग्जाम में आते हैं। सो गेट रेडी।
पहला फ्लैश पॉइंट, द स्टार्टर डोज पैराडॉक्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। एक तरफ हम कहते हैं कि दालों को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, वो खुद बनाती हैं, लेकिन फिर भी हम शुरू में थोड़ी सी नाइट्रोजन डालते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में जब तक वो रूट नोड्यूल्स वाली फैक्ट्रीज काम शुरू नहीं करती, पौधे को एक छोटा सा बूस्ट चाहिए होता है। बस इतनी सी बात है। 7 से 8 साल, ये नंबर याद रखें। पहले एक दाल की नई वैरायटी बनाने में 15 साल तक लग जाते थे, लेकिन अब नॉर्थ में स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी की वजह से ये टाइम आधा हो गया है। दिस इज अ गेम चेंजर। अक्सर लोग मक्की की क्वालिटी को बासमती चावल की तरह खुशबू से जज करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। असल में मक्की की क्वालिटी का पैमाना 2 चीजें हैं। एक, वो पकने में कितना टाइम लेती है, और दूसरा, उसमें हार्ड सीड्स यानी सख्त दाने तो नहीं है। कभी सोचा है हम दालों को पकाकर क्यों खाते हैं? कच्ची दालों में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स। ये प्रोटीन को हजम होने से रोकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जैसे ही हम दालों को भिगोते हैं या उबालते हैं, ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं और प्रोटीन हमारी बॉडी को आसानी से मिल जाती है। आखिरी कुछ इकोनॉमिक और जियोग्राफिक फ्लैश पॉइंट्स। गवर्नमेंट की पॉलिसी है पंजाब पल्स पैकेज 2026। इसके तहत माश और मसूर के लिए 5,000 रुपए पर एकड़ सब्सिडी दी जा रही है। मकसद क्या है? वही $1 बिलियन का इंपोर्ट बिल कम करना। और ये सब कहाँ हो रहा है? पंजाब के पल्स बास्केट यानी थल रीजन में, जिसमें भक्खर, लिया और खुशाब जैसे इलाके आते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त जेनेटिक एडवांसमेंट्स और टेक्नोलॉजी के बाद अब अहम सवाल ये है, क्या इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान 2030 तक दालों में मुकम्मल तौर पर सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है? ये एक अहम सवाल है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमारा मकसद यहाँ पर स्टडी को सबके लिए आसान और एक्सेसिबल बनाना है। अगर इस कोशिश से आपको फ़ायदा हुआ है तो इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।